वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेज। यूनिट नंबर 5 हमारी चल रही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें पार्ट 8 में हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड एंड बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा वही कहलाता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्योंकि नॉर्मली होना क्या चाहिए, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ रही है और प्राइस कम होने पर डिमांड भी कम हो रही है, इसका मतलब वही कहलाता है एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद। समटाइम्स मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड विद अ राइज इन प्राइसेस एंड लेस विद फॉल इन प्राइसेस। कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कीमत बढ़ने पर डिमांड ज़्यादा हो रही है और कीमत कम हो जाने पर डिमांड भी कम हो रही है। वेयर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट ऑपरेटिंग, दैट सिचुएशन इज नोन एज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो जब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, यानी कि प्राइस का संबंध डिमांड के साथ जो इन्वर्स होना चाहिए, जब वो इन्वर्स रिलेशनशिप हमें दिखाई देगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो चुका है, तो वही कहलाएगा एक्सेप्शंस। हियर द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट ऑपरेटिंग, यानी कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। द एक्सेप्शंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट एग्जांपल है गिवन गुड्स। इन केस ऑफ सर्टेन इंफीरियर गुड्स से ज्वार एंड बाजरा, व्हेन देयर प्राइसेस फॉल्स देयर डिमांड मे नॉट राइज बिकॉज कंज्यूमर्स डाइवर्ट देयर एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू परचेज ऑफ सुपीरियर गुड्स। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ इंफीरियर गुड्स ऐसे हैं, जैसे कि ज्वार और बाजरा, जिनकी कीमत बढ़ने पर डिमांड कम हो जानी चाहिए या कीमत कम हो जाने पर डिमांड बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब ज्वार और बाजरा की कीमतें गिरती हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती नहीं है, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स हैं। इनकी कीमत गिरने पर इनकी डिमांड नहीं बढ़ती, बल्कि कंज्यूमर्स सुपीरियर क्वालिटी को यूज करना शुरू कर देता है, जैसे कि व्हीट एंड राइस। यानी कि वो इंफीरियर गुड्स जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, वही गुड्स कहलाते हैं इंफीरियर गुड, गिवन गुड्स। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इंफीरियर गुड्स हैं उन सभी में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, लेकिन जिन गिवन गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, वही इंफीरियर गुड्स कहलाएंगे गिवन गुड्स। नॉर्मली इंफीरियर गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, लेकिन जिन इंफीरियर गुड्स में काम नहीं करेगा लॉ ऑफ डिमांड, वही कहलाएंगे गिवन गुड्स। These are those inferior goods where law of demand is not operate। तो ये वो inferior goods हैं जहां पर law of demand ऑपरेट नहीं होता, इसीलिए ऐसे inferior goods को हम लोग रखते हैं एक्सेप्शन के केस में, जहां पर law of demand काम नहीं करता। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 ऑफ एक्सेप्शन इज आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, या इन्हें बोल सकते हैं स्टेटस सिंबल गुड्स। वो आर्टिकल्स जो समाज में एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं, यानी कि वो स्टेटस को प्रेजेंट करते हैं, व्यक्ति की प्रेस्टीज को शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ गुड्स इज परचेज्ड नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू बट बिकॉज ऑफ स्टेटस। ये वो गुड्स हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से नहीं खरीदे जाते, केवल अपने शान और शौकत को शो करने के लिए खरीदे जाते हैं। यह कह सकते हैं प्रेस्टीज वैल्यू, एक ही बात है। हियर द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज डायरेक्ट, जैसे कि कॉस्टली ज्वेलरी, BMW कार, या कोई भी महंगी कार का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई कार 5 करोड़ की है तो एक आम आदमी तो उसे खरीद नहीं सकता। कीमत घट जाएगी तो भी एक आम आदमी नहीं खरीदेगा। अगर 5 करोड़ की कार 4 करोड़ की भी हो गई तो भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी।
हाँ, डिमांड कब बढ़ेगी? जब वही 5 करोड़ की कार 6 करोड़ की हो जाएगी, तब डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो भी अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है, अब उनमें एक होड़ मच जाएगी कि सबसे पहले उस कार को कौन खरीदता है। अधिक से अधिक अमीर लोग उस कार को बुक कराएंगे। जब 5 करोड़ की तब बुक नहीं करा रहे थे, लेकिन 6 करोड़ की होते ही, केवल अपनी शान दिखाने के लिए। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर यहां पर डिमांड बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा महंगी वस्तुएं जितनी भी हैं, जो कि केवल शान शौकत दिखाने के लिए खरीदी जाती हैं, वो सभी एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। पॉइंट नंबर 3, इर्रेशनल जजमेंट या इग्नोरेंस। कई बार हमारा जजमेंट सही नहीं होता, या अज्ञानता के कारण हम लोग ऐसी वस्तु की डिमांड बढ़ा देते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, ये सोचकर कि वस्तु महंगी है तो अच्छी होगी, और अगर कीमत कम है तो उसकी डिमांड कम कर देते हैं, ये सोच के कि कीमत कम है तो आइटम अच्छा नहीं होगा। समटाइम्स अ कंज्यूमर may buy more of a commodity presuming that he is buying a superior commodity on a higher price. कई बार कोई वस्तु हमें महंगी मिलती है तो कंज्यूमर उसे ज़्यादा खरीद लेता है, ये सोच के किसी क्वालिटी ज़रूर अच्छी होगी इसलिए महंगा मिल रहा है तो खरीद लो इसको। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा, बल्कि कीमत ज़्यादा होने पर तो डिमांड कम हो जानी चाहिए, और यहाँ पर कीमत बढ़ने पर अज्ञानतावश व्यक्ति उसको ज़्यादा खरीद रहा है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केर्स और कॉस्टली इन फ्यूचर। वो गुड्स जिनमें लोगों को लगता है कि यार ये फ्यूचर में हमको महंगे मिलेंगे, तो एट प्रेजेंट उनकी कीमत बढ़ने पर भी लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये तो और ज़्यादा महंगा मिलेगा। इसलिए अभी अगर इसे खरीद लिया जाए तो फ्यूचर में हम लोग बच जाएंगे ज़्यादा महंगा आइटम खरीदने से। दीज गुड्स आर परचेज बाई द हाउस होल्ड्स इन इंक्रीज्ड क्वांटिटीज इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर सोरिंग अपवर्ड। जैसे कि अप्रैल के महीने में वीट यानी गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है लगभग, और वो मार्केट में आना शुरू हो जाता है। अधिकतर लोग तब नहीं खरीदते उसको, ये सोचते हैं और सस्ता होगा, अभी और सस्ता होगा और सस्ता होगा, लेकिन जैसे ही उसकी कीमत बढ़नी शुरू होती है मार्केट में खरीदारों की भीड़ लग जाती है, केवल ये सोच के कि अब तो इसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई, अगर अभी भी नहीं खरीदा तो फ्यूचर में इसे और ज़्यादा महंगा खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे सभी गुड्स जिनमें कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में ये वस्तु हमें महंगी मिलेगी, ऐसे गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि फिलहाल कीमत बढ़ने पर भी कंज्यूमर उसे ज़्यादा खरीदता है, केवल ये सोचकर कि फ्यूचर में तो ये और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ऐसे गुड्स में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, इमरजेंसी, मुसीबत का समय, आपातकालीन स्थिति। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, फेमाइन और वॉर, द हाउस होल्ड्स डू नॉट बिहेव इन नॉर्मल वे। मुसीबत के समय में, चाहे वो बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, या दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करते, एंड कॉन्सिक्वेंटली बाय लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट। और यही कारण है कि यहां पर इसका नतीजा ये निकलता है कि यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। एग्जाम्पल, जैसे कि जब किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता, वहाँ पर बिस्किट के पैकेट्स जो 10 रुपये का आता है मार्केट में फ़िलहाल, वो 100 रुपये का बिकता है, और फिर भी लोग उसे ज़्यादा खरीदते हैं। ब्रेड जिसका पैकेट 40-50 रुपये का आराम से मिल जाता है, 60 रुपये का मिल जाता है, जब बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो वही ब्रेड का पैकेट 300 रुपये के बिकते हैं। उसके बाद भी लोग उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास और कुछ साधन ही नहीं होता खाने पीने का। इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा।
जिन गुड्स की कीमत बढ़ जाती है उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और जिन गुड्स की कीमत कम हो जाती है उनकी डिमांड भी मार्केट में नहीं रहती। कोई खरीदता ही नहीं है उनको कम कीमत पर, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं होती उस वक्त। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या फिर कह सकते हैं कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। डिमांड कर्व हमेशा राइट की तरफ नीचे की ओर क्यों जाता है? तो इसका मेन रीजन है प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप का होना। दिस रिफ्लेक्ट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। यानी प्राइस का हमेशा उल्टा ही असर पड़ेगा डिमांड पर। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। सम कॉजेज आर एज फॉलोज। इसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? कारण नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ब्रीफली, this law states that when we consume more and more units of a commodity, marginal utility derived from successive units goes on decreasing. Clearly, if a consumer wants to buy more units of the commodity, he will do so at lower price since additional units give him lesser utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण जैसे जैसे हम लोग एक के बाद एक लगातार किसी भी आइटम को कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जाती है। लगातार यूटिलिटी घटती जाएगी। तो यहां पर यह साफ है कि एक समय ऐसा आ जाएगा जब यूटिलिटी बहुत कम होगी और व्यक्ति उस आइटम को नहीं खरीद रहा होगा, उसकी उपयोगिता कम हो जाने के कारण। हाँ, लेकिन अगर अब उसे वही वस्तु अगर सस्ती मिल जाती है तो उसे खरीद लेता है वो। यहां पर व्यक्ति कम कीमत चुकाने को तैयार क्यों हो गया? क्योंकि उसके लिए एडिशनल यूनिट्स जो है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है कि प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। क्योंकि लगातार एक के बाद एक वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उसकी उपयोगिता हमारे लिए कम हो जाती है, तो व्यक्ति उस आइटम को खरीदना एक समय पे बंद कर देता है जब उसकी उपयोगिता ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन जब वो आइटम सस्ता मिलता है तो आदमी खरीद लेता है। तो इसी कारण से डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है राइट की तरफ हमेशा। रीजन नंबर 2, इनकम इफेक्ट। अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रियल इनकम caused by change in price of a commodity is called income effect. कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आने के कारण अगर क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है तो यही कहलाता है इनकम इफेक्ट। अब समझिए इस बात को डिटेल में विद एग्जांपल। अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। जब किसी भी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब परचेजिंग पावर। ध्यान रखिएगा, उसकी मनी इनकम नहीं बढ़ी है। कंज्यूमर के पास पैसा जितना पहले था अभी भी उतना ही है, लेकिन प्राइस कम हो जाने से अब वो व्यक्ति उस वस्तु को पहले से ज्यादा खरीद सकता है। इसी को बोलते हैं रियल इनकम का बढ़ जाना, यानी कि परचेजिंग पावर का बढ़ जाना। दैट रिजल्ट्स विद द रिजल्ट दैट he buys more quantity with the same money income। अब जब व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो उसका नतीजा ये निकलता है कि व्यक्ति अपने उतने ही मनी इनकम से अब पहले से ज्यादा सामान खरीद सकता है। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। अब यही बात समझिए एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में फिलहाल कीमत है 50 रुपीज पर केजी। जैसे कि मैंगो का एग्जाम्पल ले लीजिए, आम। फिलहाल उसका मार्केट में रेट मान लीजिए 50 रुपए किलो है और हमारे पास है 200 रुपीज मैंगो पर खर्च करने के लिए। वो पैसा हमें मैंगो पर ही खर्च करना है, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि 200 रुपीज हम लोग खर्च करेंगे मैंगो पर। तो कितने आम हम लोग खरीद पाएंगे? 4 kg, 4 किलो। अगर वही आम मार्केट में हमें मिल जाता है 40 रुपए किलो, 40 रुपीज पर केजी,
तो हमारी उस आम को खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी और व्यक्ति अपनी उस क्षमता का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से अब उतने ही पैसों में हम 5 किलो आम खरीद सकते हैं, 5 kg। तो यही कहलाता है इनकम इफेक्ट। वस्तु की कीमत गिर जाने के कारण जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि रियल इनकम बढ़ जाती है, तो यही कहलाता है इनकम इफेक्ट, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाती है। यही कहलाता है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या कह सकते हैं कि डिमांड कर्व इसी कारण से डाउनवर्ड स्लोप होता है राइट की तरफ। थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको वो टॉपिक नहीं बताना जो कि आपको पहले पढ़ाया गया था। सब्स्टिट्यूशन गुड्स का मतलब तो वही है, लेकिन बात अलग है। Substituting a cheaper commodity for the relatively dearer commodity is called substitution effect। जब हम लोग किसी भी सस्ती वस्तु से महंगी वस्तु को रिप्लेस करते हैं तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे कि अगर मुझे पेप्सी खरीदनी है 2 लीटर की बोतल, और मुझे मार्केट में जाके दिखाई दिया कि पेप्सी की बोतल के कंपैरिजन में थम्स अप की जो बोतल है वो 20 रुपये सस्ती है, तो ऐसे समय में अक्सर व्यक्ति डाइवर्ट हो जाता है और वो पेप्सी को छोड़कर क्या करेगा, जो 20 रुपये सस्ती उसको थम्स अप मिल रही है 2 लीटर की बोतल, वो खरीद लेगा। यही कहलाता है यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी induces the consumers to substitute other commodities with this commodity। जब किसी भी वस्तु की कीमत गिरती है अर्थात वो वस्तु सस्ती हो जाती है, तब व्यक्ति उस सस्ती वस्तु से सभी महंगी वस्तुओं को रिप्लेस करता है, केवल वो वस्तुएं जिनकी वो जगह ले सकती है चीज। थम्स अप एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक है जो बाकी सभी कोल्ड ड्रिंक की जगह ले सकती है। बाकी सभी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए सब्स्टिट्यूट कहलाएगा थम्स अप, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि थम्स अप सस्ती हो जाने के कारण लोगों ने क्या किया, बाकी कोल्ड ड्रिंक्स की खरीदारी कम कर दी और थम्स अप की डिमांड बढ़ा दी। तो ऐसे सभी प्रोडक्ट्स जो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं और कीमत घट जाने के कारण वो जगह ले लेते हैं, यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस घट जाने पर डिमांड बढ़ जाती है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ commodity induces the consumer to substitute other commodities with this commodity when price has fallen. This leads to rise in demand. Next, note, ध्यान देने वाली बात, combined effect of income effect and substitution effect is called price effect। इन दोनों इफेक्ट्स को अगर सम अप कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वही कहलाता है प्राइस इफेक्ट। अर्थात एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट, तो इसका मतलब आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, जितना कि मैंने यहां पर आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एडिशनल कंज्यूमर्स। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, टू इफेक्ट्स आर क्वाइट डिस्क्रिमिनेबल। जब किसी भी वस्तु की कीमत गिरती है तो अक्सर वहां पर हमें 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्टली, न्यू बायर्स एंटर द मार्केट, यानी कि मार्केट में नए खरीदार पैदा हो जाते हैं। ये वो खरीदार हैं जो पहले प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कीमत घट जाने पर अब उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। एंड सेकेंडली, ओल्ड कंज्यूमर परचेजेज मोर ऑफ द सेम कमोडिटी। कीमत घट जाने के कारण जो पुराने ग्राहक थे अब वो भी पहले से ज्यादा खरीद रहे हैं आइटम को। दिस लीड्स टू राइज इन डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं
कि प्राइस घट जाने पर डिमांड बढ़ जाती है। अर्थात यही है बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का आधार। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर प्राइस का हमेशा उल्टा असर पड़ेगा डिमांड पर। प्राइस घट जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी। यही कारण है कि डिमांड कर्व हमेशा राइटवर्ड डाउनवर्ड होता है। तो किसी भी वस्तु की कीमत गिर जाने पर वहां पर हमें दो इफेक्ट दिखाई देंगे कि मार्केट में नए ग्राहक पैदा हो जाएंगे और पुराने ग्राहक पहले से ज्यादा आइटम खरीद रहे होंगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 5, डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि दूध। अब दूध का प्रयोग लोग घर में दूध के रूप में तो करते ही हैं, बच्चों को पिलाने के लिए, खुद पीने के लिए। उसके अलावा चाय, कॉफ़ी, खोआ भी निकाल सकते हैं, उससे मिठाइयाँ बन जाती हैं बहुत प्रकार की, पनीर, घी, मक्खन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके डिफरेंट यूजेस देखने को मिलते हैं। आमतौर पर घर में दूध कैसे इस्तेमाल किया जाता है? पीने के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए, दही के लिए। ये आम यूज़ है जो दूध के अक्सर घरों में देखे जाते हैं। अ कमोडिटी लाइक मिल्क हैविंग डिफरेंट यूजेस इज जनरली यूज्ड एट अ लार्ज स्केल। क्योंकि मिल्क के अलग अलग बहुत सारे यूजेस हैं, इसलिए लार्ज स्केल पर इस प्रोडक्ट का यूज हर घर में किया जाता है। बट वेन इट्स प्राइस रेजेज, लेकिन जब इसकी कीमत बढ़नी शुरू होती है, वन कट डाउन इट्स यूजेज, कॉन्सिक्वेंटली टोटल डिमांड फॉर मिल्क विल फॉल। लेकिन जब दूध की कीमत बढ़नी शुरू होती है तो लोग उसे खरीदना बंद नहीं करते, बल्कि उसके यूजेस में कटौती कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। टोटल डिमांड फॉर मिल्क विल फॉल, विच प्रोसेस इज दैट विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि दूध के बहुत सारे प्रयोग घर में किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़नी शुरू होगी दूध की, लोग उसके प्रयोगों में कटौती करने लगते हैं। जैसे कि ये भी मैंने बताया था, दूध का प्रयोग घर में किया जा रहा था पीने के लिए भी, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए और दही के लिए। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा महंगा दूध हो जाता है तो लोग दही जमाना बंद कर देते हैं। अब केवल दूध के 3 प्रयोग रह जाएंगे, पीने के लिए, बच्चों के लिए और चाय और कॉफ़ी के लिए। अगर और भी ज़्यादा दूध महंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो हो सकता है कॉफ़ी भी बंद कर दी जाए। अब केवल 2 प्रयोग रह जाएंगे दूध के, बच्चों के पीने के लिए और चाय के लिए। तो इस प्रकार से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी वेरियस यूजेस होते हैं, पेट्रोल, उसके भी वेरियस यूजेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल या दूध, ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अक्सर ये देखा जाता है कि इनकी कीमत बढ़ने पर लोग इनके प्रयोगों में कटौती करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जितना पढ़ाया है उसकी तैयारी कीजिए और लिख लिख कर याद कीजिएगा। टॉपिक मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और वाकई ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसको देना पड़ता है। थैंक यू।